हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कि एक लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस ओपन होते हैं, किस कैरियर ऑप्शन को लेके और किस तरीके से उस कैरियर ऑप्शन की प्रिपरेशन करके वो अपने सोच को, अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो लुक हियर स्टूडेंट्स, किसी भी लाइफ साइंसेज स्टूडेंट के लिए दो ही सबसे अच्छे कैरियर ऑप्शन होते हैं। या तो वह स्टूडेंट एकेडमिक स्टडीज, हायर एकेडमिक स्टडीज की तरफ चला जाए टुवर्ड्स द पोस्ट पीजी, टुवर्ड्स द पीजी प्रोग्राम और टुवर्ड्स द यूजी प्रोग्राम, या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, जैसे कि आज मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं वो जो चाहते हैं, या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जिनका मैं रुख देखता हूं, सभी को जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स जॉब्स तो आपको चाहिए ही। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लुक टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट जॉब, द प्राइवेट कंपनीज। इवन स्टूडेंट्स प्राइवेट जॉब्स में भी जाने को तैयार हैं, केवल अगर उन्हें सैलरी अच्छी या बहुत अच्छी मिल जाए। यहाँ आप देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, इसके लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये रेगुलरली लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। इनके अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं और ये सभी बेहतरीन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यदि आप इसके अंदर रिक्रूट हो जाते हैं देन यू वुड बी 100% satisfied with your job as well as with the regular promotions। आपको रेगुलर प्रमोशन भी मिलते रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं, किसी भी बड़े सपने को पाने के लिए या किसी भी बड़े अचीवमेंट को करने के लिए बड़ी मेहनत और प्लानिंग की जरूरत होती है। तो आज हमें ये समझना होगा कि हम किस तरीके से प्लानिंग करें, किस तरीके से पढ़ाई करें कि हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें, एक बेहतर जॉब पा सकें, या साइंटिस्ट बन सकें, या किसी और फील्ड के अंदर एक इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कर सकें। आप लोगों ने ये सुना होगा कि लाइफ साइंसेज की फील्ड के अंदर बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। इस कंपटीशन की वजह क्या है, और जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जबकि बाकी बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट्स जो टॉपर्स होते हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो सी लेट अस फर्स्टली अंडरस्टैंड। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। आखिर क्यों स्टूडेंट्स एकेडमिक स्टडीज करने के बावजूद भी सही जगह पे, सही गवर्नमेंट या पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर यूनिट की जॉब में नहीं पहुंच पाते। द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ अस गेन्स डिग्रीज। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अधिकतर स्टूडेंट्स हम जैसे डिग्रीज को अर्न कर लेते हैं, लेकिन इन डिग्रीज को अर्न करने के बावजूद हम कभी भी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, बल्कि ये कहें कि हमें कोई इन एग्जामिनेशंस के बारे में बताता ही नहीं है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं किस एग्जामिनेशन को भरना है, किस एग्जामिनेशन को डन, लेकिन वो अपने ही फील्ड के एग्जामिनेशंस को मिस कर देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे हमें आज समझना होगा। हम सबसे पहले देखते हैं पोस्ट पीएचडी। कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन पोस्ट पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आप कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो, और आखिर इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देके हमें फायदा क्या होता है। यदि आपको एक डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो मैं आज भी यही करूंगा कि डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब अगर आप मिल रही है, आप में पैशन है उस जॉब के लिए, प्लीज उस जॉब के लिए जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में लगातार ग्रोथ हो, आप स्ट्रगल करना चाहते हैं, आप कुछ नया अचीव करना चाहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, गो फॉर योर हायर एजुकेशन, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी इज अ फील्ड meant for research। यदि आप आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं तो यही वो फील्ड है जो आगे रिसर्च की फॉर्म में आपको बहुत मान सम्मान एवं पैसा दे सकता है। प्लीज लुक हियर, सी पोस्ट पीजी, पीजी के बाद में आप कौन कौन से एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, इन सब के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। पोस्ट पीजी के बारे में एग्जामिनेशन, जिसे मैं हमेशा बोलता हूं विच इज द किंग ऑफ ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सीएसआईआर, सीएसआईआर नेट जेआरएफ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये इकलौता एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो डायरेक्टली आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल कर देता है। असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप,
इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझने की जरूरत है और क्यों हमें इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने को कहा जाता है। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर क्या फायदा होगा CSIR एग्जामिनेशन को क्लियर करके। आई विल एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सी, ये एग्जामिनेशन एक बेसिक एग्जामिनेशन है जो आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है आपके फील्ड में। इज टेस्टेड इन योर फील्ड। आप ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर कुछ और आ रहा है, इसके अंदर केवल और केवल लाइफ साइंसेस ही आती है। इसलिए आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आपके पास वो फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं आती थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये एग्जाम कोर लाइफ साइंसेस का ही एग्जामिनेशन है। इसीलिए ये एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। ये सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है ऑल ओवर इंडिया का। इस एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको अटेम्प्टेड करने होते हैं 15 क्वेश्चंस, टू बी अटेम्प्टेड एनी 15, कोई भी 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पार्ट बी के अंदर आपके पास में 50 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको 35 क्वेश्चंस को करना होता है, जबकि पार्ट सी में आपके पास में 75 क्वेश्चंस होते हैं और आपको केवल 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। यदि आप इस स्टैट्स को भी देखें तो यहां आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं कि वो कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक या किसी भी यूनिट के क्वेश्चंस को कर सकें। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। अब जरा कैलकुलेशंस के बारे में सुनिए। इस एग्जाम के अंदर टोटल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है। यदि इस एग्जामिनेशन की टोटल वैल्यूज को मैं कैलकुलेट करूं तो ये जो 25 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, जिसकी वजह से ये पार्ट सी 100 मार्क्स का बन जाता है, जबकि पार्ट ए और पार्ट बी के क्वेश्चंस के केवल और केवल 2 मार्क्स होते हैं। यदि मैं इन दोनों के क्वेश्चंस को जोड़ देता हूं तो यहां पर देखिए ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए और यहां पर हो गए आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन, 30 मार्क्स। सो द एंटायर एग्जामिनेशन इज जस्ट ऑफ 200 मार्क्स। और यदि मैं इस बार का CSIR नेट का रिजल्ट के बारे में कंपैरिजन करूं, जिसके अंदर कंपैरेटिवली हायर मेरिट पे सिलेक्शन हुआ है, स्पेशली फॉर जनरल कैटेगरी गर्ल्स एंड बॉयज, देन आई कैन स्टिल से 120 मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता है। दैट इज हार्डली 60% मार्क्स। तो देखिए 60% मार्क्स के ऊपर डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं क्यों बोल रहा था कि ये एग्जामिनेशन इतना टफ नहीं है, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया जा सकता है। जरा आप यहां देखिए 75 में से कोई भी 25 क्वेश्चन आपको यहां पर करने होते हैं, कोई भी 25 क्वेश्चन, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास में। यदि आपने इन 25 क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर दिया देन यू कैन गेट 80 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली इन दिस पर्टिकुलर पार्ट बाय इटसेल्फ। यदि आपने इस पार्ट को ही अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया तो आप इस पार्ट में ही काफी हाई स्कोर कर सकते हैं, और यदि आप इस पार्ट में ही काफी हाई स्कोर कर जाएंगे तो आपको पार्ट ए और बी के अंदर ज्यादा प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कम भी स्कोर करेंगे तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने पे हमें क्या मिलता है, क्या फायदा होता है CSIR नेट JRF या CSIR नेट LS क्वालिफाई करने का। कुछ और मैं आपके साथ में यहाँ पर स्टैट्स बताना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं CSIR नेट JRF की, तो अगर इस साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 71,000, out of which approximately 1600 got JRF. When 1600 got JRF, that clearly means that more than 4% of the students are getting selected, because 1600 JRF plus approximately 1700 LS candidates. So the selection rate is approximately 4% in the case of CSIR net JRF. What is that we get? क्या फायदा हुआ इसे क्वालिफाई करने का? इससे आपको मिलती है फेलोशिप।
आपको लग रहा होगा कोई छोटी मोटी फेलोशिप होगी, नहीं, ये इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस फेलोशिप में से है, सबसे अच्छी स्कॉलरशिप से है, ताकि आप आगे पीएचडी कर सकें। और देखिए, यदि आपने पीएचडी पूरी कर ली, क्योंकि हमारा फील्ड जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है या लाइफ साइंसेज का फील्ड है, ये एक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, तो इस फील्ड में पीएचडी का अपना ही एक अलग महत्व है। यदि आप पीएचडी नहीं हैं तो आप लेक्चररशिप में भी बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के भी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा दिनों तक अपने पद पर नहीं रह पाएंगे, इसलिए पीएचडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अभी आप देखिए, यदि आप पीएचडी किसी भी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो उसमें आपके लाखों रुपए चले जाते हैं। आप ये सोचिए कि पीएचडी का टाइम पीरियड लगभग 4 से 5 साल होता है, और अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, दैट इज कॉल्ड एज प्री पीएचडी कोर्स वर्क। जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क है वो भी 6 महीने का है, तो यदि आप इसके अंदर प्लस 6 मंथ और कर देते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 साल का ही पूरा हो जाता है। तो अब इस फेलोशिप के बिना आप पीएचडी कभी पूरी कर ही नहीं सकते। इस फेलोशिप की करंट वैल्यू जो है, जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस की है, दैट इज फॉर नेट जेआरएफ, द वैल्यू इज ₹32,000 पर मंथ प्लस एचआरए। और इसी फेलोशिप में जब आप अपने 2 साल पूरे कर लेते हैं, ये पहले 2 साल के लिए होता है जेआरएफ, फिर बचे हुए 3 साल के लिए आप बन जाते हैं एसआरएफ, जिसमें आपको मिलते हैं 35,000 रुपए पर मंथ प्लस एचआरए। यदि आप इन पूरी कैलकुलेशंस को करते हैं तो आपको ये पता चलेगा, ये पूरी की पूरी फेलोशिप विद एचआरए करीब करीब आपको 22 से 24 लाख रुपए की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपकी क्लास में बैठे हुए किसी बच्चे ने एमएससी के दौरान इस एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया तो वो कम से कम 22 से 24 लाख रुपए ज्यादा कमा लेगा अपनी पीएचडी के दौरान ही आपके कंपैरिजन में। प्लस इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में आपको एक रॉयल्टी भी फील होती है। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकाल लेते हैं, आपका मोरल बूस्ट अप होता है, आपको पता चलता है कि आपने कुछ नया अचीव किया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि बार बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को दीजिए। देखिए, बिना किसी एग्जाम को दिए आज तक किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया है, इसलिए आप एग्जाम दीजिए, चाहे पहले अटेम्प्ट में आप फेल हो जाएं, लेकिन जब आप लगातार कोशिश करते हैं तभी आपके प्रयासों से एक दिन आप सफल हो पाते हैं। उसके लिए प्लानिंग की बहुत जरूरी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्लान करना कैसे होता है, हर एक सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं सीएसआर की, किस तरीके से हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, एंड वी कैन गेट द सीएसआर क्वालिफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एग्जामिनेशन अगर हम देखें यहाँ पर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और अगला एग्जामिनेशन भी रिसर्च के लिए है। पहले मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं गवर्नमेंट जॉब्स की भी बात करूंगा, मैं उनकी भी ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको बताऊंगा। अगला एग्जामिनेशन अगर आप देखते हैं, देखिए हम लोग लास्ट में कंपेरिजन करेंगे कि कौन सा एग्जामिनेशन सबसे आसान है और कौन सा एग्जामिनेशन सबसे टफ है और ऐसा क्यों है। तो उसके लिए मैं सीएसआर नेट जेआरएफ के आगे 2 पॉइंट्स केवल लिखने वाला हूं, उन्हें आप जरा ध्यान रखें। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन रेशियो। सिलेक्शन रेशियो क्या है इस एग्जाम का? इस एग्जाम का सिलेक्शन रेशियो है 4% अप्रोक्सीमेट सिलेक्शन रेशियो है। मैंने सारी कैलकुलेशंस यहां पर की हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में? यस, नेगेटिव मार्किंग इज प्रेजेंट। नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर 25% की। यदि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन को गलत करने के लिए आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। यदि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को गलत करने के लिए आपका 0.5 मार्क्स सही आ जाएगा। दूसरा एग्जामिनेशन अगर यहां पर आप देखना चाहेंगे तो वो दूसरा एग्जामिनेशन है आपके सामने, आईसीएमआर जेआरएफ। आईसीएमआर जेआरएफ, देखिए आईसीएमआर जेआरएफ टोटल सीट्स भी मैं यहां पर कंपैरिजन करूंगा आपके लिए। टोटल सीट्स करीब करीब हम मान लेते हैं 3000 सीट्स हैं आपके पास में। देखिए, ये एग्जामिनेशन में 2 तरीके से रिजल्ट निकलता है, एक होता है जेआरएफ और एक होता है एलएस। ऐसा नहीं है कि एलएस बुरा है,
एलएस भी बुरा नहीं है। यदि आप एलएस भी ले आते हैं 1-2 साल की प्रिपरेशन के बावजूद भी, तब भी आपको एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाता है ऐसे कैंडिडेट्स के सामने जिनके पास में एलएस भी नहीं है, जिन्होंने एलएस क्वालिफाई नहीं किया है। अब आप किसी भी जगह पे लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, एटलीस्ट आपके पास में कॉल आएगा। प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो निकलते हैं उनमें आजकल नेट एलएस कंपलसरी कर दिया गया है। बिना नेट एलएस के आप रिसर्च प्रोजेक्ट में भी काम नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठ के सोच रहे होंगे, सर कई सारी कंपनीज ऐसी हैं, हम उनमें जॉब ज्वाइन कर लेंगे, हम डाबर में ज्वाइन कर लेंगे, हम सिप्ला में ज्वाइन कर लेंगे, हम बाकी कंपनीज में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बच्चों, मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ, स्टूडेंट्स मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ कि आजकल इन कंपनीज ने भी नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स या नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही लेना शुरू कर दिया है। स्पेशली द बिग गेम चेंजर सच एज द HCL लाइफ साइंसेस, सच एज द Ranbaxy, सच एज द रिलायंस लाइफ साइंसेस, इन सभी ने आजकल JRF या नेट LS क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को लेना बार बार शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, इस एग्जामिनेशन जैसा कोई और एग्जामिनेशन नहीं होता। खैर, हम दूसरे एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, ICMR JRF। यदि हम ICMR JRF के बारे में बात करते हैं तो ICMR JRF साल में सिर्फ वंस होता है, एक बार ही होता है, जबकि नेट JRF ट्वाइस होता है, हाफ ईयरली, 2 बार होता है ये, और ये केवल एक बार ही होता है। ICMR JRF के अंदर सिर्फ और सिर्फ 150 सीट्स हैं, 150 सीट्स हैं, और इन 150 सीट्स के लिए अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 10 से 15 हजार स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो यदि आप इन एग्जामिनेशन का कंपैरिजन करें, इस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। यदि हम ICMR के अंदर क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसके अंदर आने वाले हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 150 टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 150 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो आने वाले हैं, और इन 150 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलते हैं 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स, 150 मिनट। सॉरी, आपके पास में जो क्वेश्चंस हैं वो 200 क्वेश्चंस हैं। इन 200 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यही है, आपको हर एक क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आप थोड़ा सा भी ज्यादा समय लेते हैं तो एग्जामिनेशन छूट जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे। इस पैटर्न का मेन एम ये होता है कि ICMR JRF मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल स्टूडेंट्स या मेडिकल पेशेंट्स के साथ में डील करता है, और आपको अंदर एक फिनोमिनल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। तो आपके अंदर अगर ये एबिलिटी है तो आप ICMR JRF निकाल सकते हैं। ICMR JRF भी आपको टोटल इतनी ही फेलोशिप देता है, टोटल फेलोशिप जो है वो बराबर है, और अब ये हाइड हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को अभी बता ही चुका हूं कि JRF के लिए जो फेलोशिप है वो है 32,000 प्लस HRA 2 साल के लिए, और SRF के लिए जो फेलोशिप है वो आपके पास में है 35,000 प्लस HRA आने वाले 3 साल के लिए। जैसे मैं बोल चुका हूं, ये अमाउंट 22 से 24 लाख तक के बराबर पहुंच जाता है। लेकिन देखिए डिसएडवांटेज क्या है, आप ICMR JRF क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन आप डायरेक्टली पढ़ा नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस आपको PhD की डिग्री नहीं मिल जाती। लेकिन अगर आपने नेट JRF क्वालिफाई कर लिया है तो आप कहीं पे भी गेस्ट फैकल्टी बन सकते हैं, और ये बिल्कुल सही है, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। मेरी बात ध्यान से सुने, यदि आपने CSIR नेट JRF क्वालिफाई कर रखा है और आप कहीं पे PhD कर रहे हैं और आपको गेस्ट फैकल्टी की पोजीशन कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में मिलती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है UGC के गैजेट में। अगर किसी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन जस्ट मेंशन द कमेंट एंड आई विल आंसर यू along with the proofs. So the total fellowship is this. अगर हम इन दोनों एग्जामिनेशंस को जरा कंपैरिजन करें तो इस एग्जामिनेशन में देखिए सिलेक्शन रेशियो जो है, सिलेक्शन रेशियो हार्डली 1% है। टोटल सीट्स जो हैं वो केवल 150 हैं और साल में एक बार ही कराया जाता है। देखिए ये अंतर है CSIR और ICMR नेट JRF के एग्जामिनेशन में। सिलेक्शन रेशियो
जो है वो हार्डली 1% है। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहां पर अवेलेबल है वो केवल 150 हैं, और ये एग्जाम भी केवल एक बार ही कराया जाता है। तो जिससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आईसीएमआर जेआरएफ क्वालिफाई करना इन कंपैरिजन टू सीएसआईआर नेट जेआरएफ ज्यादा टफ है, ज्यादा मुश्किल टास्क है। तीसरा अगर आप एग्जाम देखें तो वो है डीबीटी जेआरएफ। देखिए, सीएसआईआर जेआरएफ और आईसीएमआर जेआरएफ के अंदर जो एज लिमिट है, एज लिमिट के बारे में भी यहां पर बात करने की जरूरत है। एज लिमिट है जेआरएफ के लिए तो एज लिमिट है 28 साल। मैं यहां जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी वो भी बॉयज के बारे में। फीमेल्स को रिलैक्सेशन है। एससी, एसटी, ओबीसी, इन सबको अलग अलग प्रकार का रिलैक्सेशन दिया गया है। दे आर ऑल रिलैक्स्ड इन टर्म्स ऑफ हायर एज लिमिट। एज लिमिट के बेसिस पे रिलैक्सेशन दिया गया है, जबकि कोई भी एज लिमिट नहीं है अगर आप नेट एलएस देते हैं। इसके अंदर नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। इसलिए आप ये भी बहाना नहीं बना सकते कि आपकी एज लिमिट निकल गई है इसलिए आप सीएसआईआर नहीं दे सकते, आप सीएसआईआर इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप सीएसआईआर दे सकते हैं, बस आप अलाइव होने चाहिए, दैट्स ऑल। अगला एग्जामिनेशन हम यहां पर देख रहे हैं, दैट इज रेफर टू एज डीबीटी जेआरएफ। ना इन द केस ऑफ डीबीटी जेआरएफ, यदि आप डीबीटी जेआरएफ को देखते हैं तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको आईसीएमआर जेआरएफ के बाद में भी बता दूं, इसकी भी एज लिमिट यही है 28 साल फॉर जेआरएफ, 28 ईयर्स। सभी वर्गों को रिलैक्सेशन दिया गया है, फीमेल, एससी, एसटी, ओबीसी एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी बॉयज। नेक्स्ट अगर हम डीबीटी जेआरएफ के अंदर बात कर रहे हैं तो डीबीटी जेआरएफ के अंदर आप देखेंगे जो टोटल स्टूडेंट्स इसके अंदर बैठ सकते हैं उनके अटेम्प्ट्स फिक्स्ड हैं। केवल 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं, ओनली 2 अटेम्प्ट्स, ओनली 2 अटेम्प्ट्स। एक एमएससी के साथ में मिलता है ड्यूरिंग एमएससी, और प्लस दूसरा अटेम्प्ट मिलता है आफ्टर 1 ईयर ऑफ एमएससी, ईयर ऑफ एमएससी। कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमने अपना अटेम्प्ट कभी लिया ही नहीं, तो क्या हम 5 साल बाद में अटेम्प्ट ले सकते हैं? नहीं, आप नहीं ले सकते। ये रूल है कि ड्यूरिंग एमएससी आपको 1 अटेम्प्ट मिलेगा और आफ्टर एमएससी आपको 1 अटेम्प्ट मिलेगा, दैट्स ऑल। इसके अलावा आप डीबीटी जेआरएफ कभी भी नहीं दे सकते। सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो लाइफ साइंसेस का हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी का हो, बायोटेक का हो, बायोकेमिस्ट्री का हो, वो सीएसआईआर और आईसीएमआर जेआरएफ में बैठ सकते हैं। लेकिन डीबीटी जेआरएफ इज लिमिटेड टू ओनली बायोटेक स्टूडेंट्स। ये लिमिटेड टू ओनली बायोटेक स्टूडेंट है, कोई और स्टूडेंट नहीं दे सकता। बायोटेक स्टूडेंट्स यानी कि डीबीटी जेआरएफ में इन एलिजिबल होते हैं बायोकेमिस्ट्री वाले, माइक्रोबायोलॉजी वाले, जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले और अदर सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स। हाल ही में कई स्टूडेंट्स ने इधर कमेंट भी किया है कि सर नाउ डीबीटी हैज चेंज देयर रूल्स, बट मुझे कहीं पे भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। डीबीटी ने कोई रूल चेंज नहीं किया है, केवल और केवल बायोटेक पीजी स्टूडेंट्स ही इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, या बायोटेक में एटलीस्ट जिन्होंने बीटेक कर रखी हो। सी सिलेक्शन रेशो, यदि हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पर कंपेरिजन करें तो देखिए, तो डीबीटी जेआरएफ में नो फिक्स सीट्स हैं, कोई फिक्स्ड सीट्स नहीं है कि इतनी सीट्स पे सिलेक्शन होगा ही होगा या नहीं होगा। यदि हम इसके क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है इसके क्वेश्चन पेपर पैटर्न में 2 अलग अलग सेक्शंस आते हैं। वन इज सेक्शन ए, अनदर वन इज सेक्शन बी, दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी के अंदर 150 क्वेश्चंस होते हैं, और इन दोनों को मिला दें तो 200 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं, यानी कि ये जो पेपर है वो 600 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर सबसे ज्यादा है, दैट इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग इज प्रेजेंट। यदि आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं, यदि आपने एक क्वेश्चन को गलत किया है तो उसके आपको -1 मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए आप पार्ट ए जब सेक्शन ए करें जिसके अंदर बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आती है, और पार्ट बी के अंदर आता है जर्नल बायोलॉजी ओनली।
तो आप ये ध्यान रखें कि आपको इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग को काफी ज्यादा ध्यान देके चलना पड़ेगा। ये एग्जाम भी साल में एक बार ही होता है। टोटल अगर हम इसका सिलेक्शन रेशियो देखेंगे तो इसके अंदर कंपैरेटिवली इजी होता जाता है सिलेक्शन, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स ही केवल भर सकते हैं, बाकी कोई और स्टूडेंट नहीं भर सकता। तो इसके अंदर एक एडवांटेज मिल जाता है बायोटेक स्टूडेंट्स को इररिस्पेक्टिवली टू द अदर स्टूडेंट्स। प्लीज कंपैरिजन, यदि हम कंपैरिजन करते हैं अभी भी, तो इसके अंदर जो सिलेक्शन रेशियो है वो ज्यादा है। सिलेक्शन रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 5%, बट टोटल सीट्स इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि टोटल सीट्स फिक्स नहीं है। और ये एग्जाम हर एक साल कराया जाता है, लेकिन इस एग्जाम में है सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग, लार्ज नेगेटिव मार्किंग। इसके अलावा अगला एग्जाम अगर हम देखते हैं डीबीटी जेआरएफ के अलावा, तो वो एग्जाम है आपका, मैं देखिए हार्डेस्ट एग्जाम से सिंपलेस्ट एग्जाम की तरफ चलूंगा आगे, दैट इज गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। अगर आप लाइसेंसेस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास में, या बायोटेक के स्टूडेंट हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप गेट एक्सेल लाइफ साइंसेस से रख सकते हैं या आप बायोटेक्नोलॉजी से दे सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लोग एक्सेल लें, लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट जिनकी एटलीस्ट कुछ बेसिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, क्योंकि यहां पर केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है और बायोटेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। Then there are sections which are present, और इन sections के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में ऑप्शन होते हैं लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स के हाथ में जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंसेस में से किसी भी दो सब्जेक्ट को ऑप्ट करने की, यानी कि आप कोई भी दो सब्जेक्ट लेते सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, बट ओनली टू सब्जेक्ट्स। जबकि आप बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के पास में भी चॉइसेस होती हैं, बट फ्रॉम डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच, फ्रॉम डिफरेंट बायोटेक ब्रांचेस। Every question is of 4 marks. Of पार्ट बी होता है और पार्ट ए होता है। ये पार्ट ए है जिनके क्वेश्चंस के अलग अलग मार्क्स होते हैं। कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन लिंक्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, जबकि पार्ट बी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके 4 मार्क्स होते हैं और यही मार्क्स डिसाइड करते हैं कौन क्वालिफाई करता है, कौन क्वालिफाई नहीं करता। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार अगर हम बात करें तो करीब करीब 17,000 स्टूडेंट्स इसके अंदर बैठे थे। टोटल स्टूडेंट्स जो बैठे हैं दैट इज 17,000, एंड आउट ऑफ दीज 17,000 those which are included in the first 500 will be called definitely by the IITs, different courses, they will be called. So top 500 could go to IITs, could go to IISc for both of their PG such as MS, MTech or their PhDs. ओके सो देखिए गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन इसलिए बन जाता है क्योंकि गेट एग्जामिनेशन के बाद में आपको मिलती हैं आईआईटीज, आईआईएससी जैसे प्रीमियर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से पीजी, एमएस, एमटेक या पीएचडी करने का मौका। और यहाँ पर मेरे को ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरीके से अगर आप आईआईटीज को देखें तो अब नई आईआईटीज खुल चुकी हैं। आईआईटी धनबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपर, आईआईटी मंडी, ऑल दीज आईआईटीज, इन सभी आईआईटीज में अब बायोलॉजिकल साइंसेज आ चुकी है। सबके पीएचडी के फॉर्म आप देखेंगे तो निकले हुए हैं। कई आईआईटीज में एमटेक आ चुकी है, पीएचडी नहीं आई है, वो भी आ जाएगी। कुछ में पीएचडी आ चुकी है, एमटेक अभी शुरू नहीं हुई है और वो भी आने वाले 1-2 साल के अंदर आ ही जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आईआईटी इंदौर, इन्होंने
पिछले साल और इस साल ही अभी एडमिशन लिए हैं, यानी कि 2017 में इन्होंने सबसे पहले बैच का एडमिशन लिया था और 2016 में करीब करीब ये डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हो गया था। आईआईटी धनबाद इस साल से ही 2019 से ही पहली बार पीएचडी स्कॉलर्स को इंक्लूड कर रहा है। आईआईटी भुवनेश्वर सेकंड या थर्ड बैच है जो आईआईटी भुवनेश्वर का 2019 से स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए इन इंस्टीट्यूशन में पीएचडी में एडमिशन लेना ज्यादा फायदेमंद है। गेट भी आपको उतनी ही फेलोशिप दे देता है जो आपको नेट दे रहा है, प्लस आईआईटीज में पढ़ने का यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी मेंबर से पढ़ने का जो मजा है, जो मेंटरशिप लेने का मजा है, जिससे आप और ग्रो कर सकते हैं, अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। इसे मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि ये एग्जामिनेशन सबको देना ही चाहिए। प्लस इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आजकल कई सारी कंपनीज रिक्रूटमेंट भी कर रही हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका अच्छी कंपनी में रिक्रूटमेंट हो और आप एमटेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, तब भी आप इस एग्जामिनेशन को निकालिए ताकि आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकें और बता सकें कि मैंने ये एग्जामिनेशन निकाला हुआ है, ताकि आपको कई और कंपनीज रिक्रूटमेंट दे सकें। सिलेक्शन रेट इज 3%। तो अगर हम सिलेक्शन रेट को कैलकुलेट करते हैं और कंपैरिजन करते हैं तो सिलेक्शन रेट यहाँ पर जो है वो 3% पहुंचता है। जो सिलेक्शन रेट है गेट के थ्रू, चाहे वो एक्सेल बीटी हो, तो सिलेक्शन रेट जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 to 4%। टोटल सीट्स, यहां पर मैं आपको ये जरूर बता दूं, पूरी आईआईटीज को अगर आप मिला लेंगे, सारी इंडिया की आईआईटीज को आप मिला लेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जो एमटेक के लिए अवेलेबल हैं वो लेस देन 200 ही हैं। ज्यादा से ज्यादा 200 सीट्स के ऊपर ही सिलेक्शन होता है। यानी कि हर एक आईआईटी गेट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को बुलाती तो हैं, लेकिन खुद अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती हैं, खुद अपना इंटरव्यू कराती हैं। मैंने हर एक आईआईटी का एंट्रेंस दिया है, लगभग हर एक आईआईटी का इंटरव्यू दिया है। तो यदि आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट करते हैं तो मैं उस चीज़ का आपको आंसर बहुत अच्छे से दे पाऊंगा कि किस आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। यदि आपके पास में गेट का कॉल आया है, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, किस कर सकते हैं। टोटल सीट्स जो हैं वो केवल 200 हैं। ईयरली ही ये एग्जाम किया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। तो देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हमारे सामने आता है वो है ASRB, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ASRB। ASRB JRF या हम बोल सकते हैं नेट, जैसे हम ICAR नेट भी कहते हैं। ICAR नेट और ASRB JRF के अंदर सिर्फ इतना अंतर है कि एक बार ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव पेपर क्वालिफाई किया है तो आपको मिलता है नेट। यदि आपने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पेपर को क्वालिफाई किया है तो आपको मिलता है ASRB JRF। ASRB JRF इज अ गवर्नमेंट जॉब, बट नंबर ऑफ सीट्स जो हैं ASRB JRF के अंदर वो बहुत ही कम है। 3 से 4 होती हैं हर एक स्ट्रीम के लिए। जैसे बायोकेमिस्ट्री में अगर आप भरेंगे तो आपको 3 से 4 मिलेंगी। अगर आप बायोटेक में भरेंगे, एनिमल बायोटेक अलग है, प्लांट बायोटेक अलग है, तो 2-3 कैंडिडेट्स उन्हें एनिमल बायोटेक में चाहिए होंगे, ICAR के इंस्टीट्यूट्स को 2-3 उन्हें प्लांट बायोटेक में चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन इनका भी नेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप अपने सब्जेक्ट में मोर देन 50% या बराबर 50% के लिए आते हैं तो आप हो जाते हैं नेट क्वालिफाइड। इनका नेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप नेट क्वालिफाइड हैं तो अब आप पढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, एल्स नॉट। तो इन सभी एग्जामिनेशन को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा कि CSIR नेट JRF के अंदर सिलेक्शन रेट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं बोलता हूँ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही एग्जामिनेशन है। ये एग्जामिनेशन 2 बार होता है, बाकी कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जो 2 बार हो रहा हो साल में। इसलिए यही एंट्रेंस एग्जामिनेशन सबसे इजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें, क्योंकि DBT JRF केवल और केवल बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, क्योंकि DBT JRF के अंदर कोई और स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, केवल और केवल बायोटेक के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए सबसे कम कॉम्पिटिशन होता है DBT JRF में। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे सुनिए। देखिए, स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं कि सर सभी स्टूडेंट्स नेट JRF क्वालिफाई नहीं कर सकते। मैं भी मानता हूं कि सभी लोग नेट JRF क्वालिफाई नहीं कर सकते,
लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते तो कुछ आप इजी एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, ताकि आप अपने कैरियर को बढ़ा तो सकें। यदि आपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, देन इट वुड बी अ डिजास्टर, इट वुड बी अ कैटास्ट्रॉफी। तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी किसी भी जॉब को पाने के लिए, तब आप अपने सपनों को शायद कभी भी पूरा ना कर पाएं। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके बारे में स्टूडेंट्स को सबसे कम नॉलेज होती है, और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिनके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। दे आर द लीस्ट नोन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यदि आप ये वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आई गारंटी दैट मेजॉरिटी ऑफ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। तो मैं बोल सकता हूँ कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाएंगे और अपने अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। देखते हैं ये कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new